गुड आफ्टरनून। लड़ाई के बारे में एक बात तो बिल्कुल तय है कि इसको ज्वाइन करने का डिसीजन आपका हो सकता है, मगर उसको छोड़ने का डिसीजन आपका अकेले का नहीं हो सकता। अब आप देखिए रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में। रसिया ने अटैक किया, यूक्रेन के जो ईस्टर्न पार्ट है उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया, वहां पे रेफरेंडम कराया और कहा कि अभी ये रशिया का पार्ट हो गया। ये तो एक पक्ष हुआ, लेकिन अब यूक्रेन क्या कहता है? यूक्रेन कहता है कि हम इस रेफरेंडम को एक्सेप्ट नहीं करते। नाटो भी कहता है कि हम इस रेफरेंडम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और कल की डेट में अगर कोई काउंटर ऑफेंसिव उनकी तरफ से होता है तो रशिया के पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे वो ये कहे कि मैं इस लड़ाई को ज्वाइन नहीं करूंगा। उसको पर फोर्स डिफेंड करना ही पड़ेगा, यानी कि लड़ाई कंटिन्यू रहने वाली है अगर यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कंटिन्यू रहता है। अब मिलिट्री ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट सिचुएशन। और वो ग्राउंड पे क्या सिचुएशन बनती है डे टू डे बेसिस पे, उसके बेसिस पे दोनों पार्टी डिसाइड करेंगे कि क्या एक्शन लेते हैं, क्या एस्केलेशन करते हैं और क्या रसिया न्यूक्लियर ऑप्शन का यूज करता है कि नहीं। अब आप देखिए इस लड़ाई में कितनी पार्टीज हैं। रशिया एक पार्टी है, इंपॉर्टेंट पार्टी है, ऑफेंसिव एक्शन उसी का है। यू कैन कॉल हिम अटैकर आल्सो, दो रशिया विल नॉट लाइक इट, बट ही इज अटैकर। पुतिन इज अटैकर, नो डाउट अबाउट दैट। इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, मिलिट्री लॉस हो रहा है, वेदर दे एक्सेप्ट इट और दे डू नॉट एक्सेप्ट इट। कन्वेंशनल वॉर में अच्छी खासी कैजुअलिटीज भी हुई है और हार्डवेयर का भी बड़ा सॉलिड लॉस रशिया का हुआ है। यूक्रेन यूक्रेन का मिलिट्री लॉस, ह्यूमन लॉस कोलोसल, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, इकोनॉमिक लॉस, और लड़ाई कंटिन्यू रहती है तो उनका लॉस सबसे ज्यादा होगा। तीसरा जो पार्टिसिपेंट आप कह सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो नाटो कंट्रीज कह सकते हैं या फिर आप उसको यूरोपियन यूनियन कह सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के रेफरेंस के लिए। नाउ यूरोपियन यूनियन के ग्राउंड पे ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन डायरेक्टली इन्वॉल्व है। नाटो एक आप कह सकते हैं कि मिलिट्री अलायंस है जिसमें मेजर पार्ट यूरोपियन यूनियन के नेशंस का ही है। नाटो मिलिट्री अलायंस है और यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक इकोनॉमिक अलायंस है। दोनों तरीके से, यानी कि नाटो को मिलिट्री लॉस हो रहा है बिकॉज नाटो और यूएसए ऑफ कोर्स नाटो का पार्ट है, यूक्रेन को मिलिट्री सप्लाई कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को इकोनॉमिक लॉस हो रहा है बिकॉज रसिया ने जो एनर्जी के बैन की बात की है या सप्लाई कट ऑफ की बात की है या जो उसने एग्जीक्यूट की है, या जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और गैस उनको एक कॉस्टली रेट्स पे लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके यहाँ महंगाई बढ़ रही है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ऑब्वियसली किसी न किसी तरीके से उनका जो इंडस्ट्रीज है वो बैकफुट पे आ रही हैं। तो यूरोपियन यूनियन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है जिसको अच्छी खासी मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। अमेरिका एक डिसीजन मेकर तो है, वहां पे रिसेशन भी आ सकता है बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स आफ्टर ऑल दे आर ग्लोबली इंटररिलेटेड फैक्टर्स, बट द फैक्ट रिमेन्स कि मिलिटरीली या इकोनॉमिकली इस लड़ाई की वजह से अभी तक अमेरिका को बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। हमने सबके ऑप्शंस के बारे में बात कर ली अब तक जितने वीडियो बनाए। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ऑल यूरोपियन यूनियन के पास क्या ऑप्शन है। तो यूरोपियन यूनियन में बहुत ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं सबसे ज्यादा? और ऑफ कोर्स जो लड़ाई की बात जहां तक होगी तो फिर ये लड़ाई होगी वो नाटो के थ्रू होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है जर्मनी, दूसरे नंबर पे फ्रांस और तीसरे नंबर पे यूके यानी कि इंग्लैंड। अब ऑब्वियसली इनके सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं और उसका रीजन साफ है कि उनके ऊपर खुद के ऊपर कंट्री के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है या जो ओपिनियन है वो उस बेसिस पे डिसाइड होता है। अब आप देखिए ये जो लेट अस कॉल इट ए वेस्टर्न ब्लॉक, यूरोपियन यूनियन प्लस यूएसए, लेट अस कॉल इट ए वेस्टर्न ब्लॉक। जो इंग्लैंड है वो हार्ड लाइनर है,
एज फार एज इंग्लैंड का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि जो रशिया है इसको मिलिट्री डिफीट भी देनी है, इकोनॉमिक डिफीट भी देनी है। इसलिए जब भी आप कभी देखोगे कि रशिया की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आता है तो उसमें वो यूके को जरूर इंक्लूड करता है। पिछली बार उन्होंने जो न्यूक्लियर थ्रेट जब दिया था तो उन्होंने पक्की बात है कि इंग्लैंड को भी उस थ्रेट में स्पेसिफिकली मेंशन किया था। ये तो हार्ड लाइनर हो गए। अब आप देखिए कि बाकी कंट्रीज कौन से हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जर्मनी, बिकॉज वो बड़ी इकोनॉमिक पावर है, जीडीपी भी ज्यादा है, और फ्रांस। जर्मनी सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ रही है, लिविंग कंडीशंस डिफिकल्ट होते जा रहे हैं वहां के सिटीजन्स के लिए। और उसके अलावा एनर्जी की जो डिपेंडेंस है उनकी सबसे ज्यादा है। रशिया से ट्रेड उनका बहुत ज्यादा था एनर्जी को लेके ही, वो भी अब आप समझ सकते हो कि एक निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगले महीने, आगे के जितने भी महीने हैं, अभी विंटर शुरू हो जाएगी, जनवरी फरवरी मार्च तक क्या सिचुएशन रहने वाली है वो $1 मिलियन क्वेश्चन है। बिकॉज महंगाई भी बढ़ेगी, एनर्जी क्राइसिस भी होगा, और ऊपर से विंटर्स भी होंगी। तो ये सारे फैक्टर्स वहाँ की पॉपुलेशन को या सिटीजन्स को कितना इन्फ्लुएंस करेंगे, ये अभी आगे देखने वाली बात है। लेकिन जो लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं वो यही प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड फॉर एंटायर यूरोप। जर्मनी ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ यूरोप है ही, लेकिन सबकी हालत खराब होने वाली है अगर ये क्राइसिस आगे बढ़ता रहता है तो अब इन कंट्रीज के लिए ऑप्शन क्या है? एक्चुअल में इनके लिए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है कि किसी न किसी तरीके से रशिया को आप एक डिस्कशन टेबल पे लेके आए, उसके साथ निगोशिएट करें। अब जब उसके साथ आप निगोशिएट करेंगे तो पुतिन तो ड्राइवर सीट में बैठे हैं आज की डेट में। तो एज फार एज ही इज कंसर्न, उन्होंने वहां पे ईस्टर्न यूक्रेन में रेफरेंडम करा दिया, बोला कि ये पार्ट जो यूक्रेन का है अब ये रशिया हो गया, और इसके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो हमें अधिकार है कि हम कुछ भी करें, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर ऑप्शन। और वो उनकी डॉक्ट्राइन का भी पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। अगर आप देखो जस्टिस की बात करें तो आप किसी दूसरे कंट्री के कुछ पार्ट को कब्जा के ये बोलें कि ये तो मैंने कब्जा लिया, तो एक्चुअली ये जस्टिस तो नहीं हुआ ना, यानी कि जो कन्वेंशन है उसके भी अगेंस्ट में है। लेकिन अगर जस्टिस की बात करें तो फिर उस हालत में ऑप्शन क्या बचते हैं कि अगर ये लड़ाई ऑप्शन बढ़ती है साफ तो है उनकी आपको। प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी, इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री। कल की डेट में ऐसा भी हो सकता है कि अभी दे हैव बीन थ्रेटन्ड, कल की डेट में ये लड़ाई आगे भी बढ़ सकती है। तो दे वुड लाइक कि किसी न किसी तरीके से इसको निगोशिएशन टेबल पे ही सुलझा लिया जाए। और सुलझाने के लिए क्या ऑप्शन उनके पास है? वो कह सकते हैं कि भाई यूक्रेन प्लीज एक्सेप्ट द फेट कंप्लाई, ये जो ईस्टर्न पार्ट है एज इट इज, वहां पे रशियंस ज्यादा थे और पहले भी वो रशिया के ही इफेक्टिव कंट्रोल में था, तो लेट इट बी दैट वे। यूक्रेन उसको एक्सेप्ट करेगा? वेरी वेरी अनलाइकली। वो कुछ ना कर पाए, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। बट एक तरीके से आप देखो कि जो यूरोपियन जो ऑप्शन है, ये जो सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूं, जो बेसिकली जर्मनी और प्रॉब्ली फ्रांस और बाकी यूरोप का एक ऑप्शन हो सकता है, ये यूक्रेन के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगा। उनका प्राइड भी जाएगा, उनकी रेपुटेशन भी जाएगी, उनका नेशनलिज्म भी जाएगा, और रशियंस के लिए हेट भी बढ़ेगी। और रशियंस के लिए जब हेट बढ़ेगी तो उसके फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आप समझ सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इंटरनेशनल नॉर्म्स में जरूरी नहीं कि जस्टिस ही हो, कई बार आपको जस्टिस को फोरगो करना पड़ता है पीसफुल रिलेशंस के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन भी जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन के वो नेशंस जो बेसिकली किसी न किसी तरीके से रसिया के कंसर्न्स को अप टू सर्टेन एक्सटेंट एडजस्ट करके, कंसिडर करके एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं, प्रोबली दे कैन गो फॉर इट। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इज दैट पॉसिबल कि अगर रशिया ने यूक्रेन का जो पार्ट एनेक्स किया है, वर्चुअली एनेक्सेशन हो गया, एक तो ये कि ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट में है, और ये फिर बाकी लोगों को एक्सक्यूज देता है।
कल को चाइना भी कुछ कर सकता है और चाइना के पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एनेक्स करने की। और फिर आप उस हालत में बाकी जो दुनिया के देश हैं उनका क्या रेस्पॉन्स होगा, यूएनओ का क्या रेस्पॉन्स होगा। यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं जब वो ही एक इररेस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल बिहेवियर करेंगे तो फिर यूएनओ की एग्जिस्टेंस क्या रहेगी, व्हाट इज देयर एग्जिस्टेंस एंड व्हाट फॉर दे आर सिटिंग, ये क्वेश्चन आने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात करेंगे तो ये ऑप्शन यूक्रेन के साथ साथ किसी भी राइट थिंकिंग कंट्री को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब आप जितने भी सेंट्रल एशियन नेशंस हैं एक्सेप्ट बेलारूस, बेलारूस तो खैर रूस के साथ है इवन टुडे मिलिटरीली और हर तरीके से खड़ा है, लेकिन उसके अलावा जितने भी सेंट्रल एशियन नेशंस हैं सारे वो इस बात से घबरा रहे हैं कि यूक्रेन में अगर रशिया को एनेक्स करने का मौका मिल गया तो कल अगर वो उनका कोई पार्ट एनेक्सेशन के लिए करे, अफर्ट करे, मिलिट्री एक्शन करे, तो उसको फिर कौन रोकने वाला है। दे आर वरीड ऑन दैट अकाउंट बिकॉज रशिया इज ए सुपर पावर, ही इज थ्रेटनिंग द वर्ल्ड विद अ न्यूक्लियर ऑप्शन। तो हो सकता है कि आप एक स्टैंड स्टिल पोजिशन ले ले विदाउट एक्सेप्टिंग द ग्राउंड सिचुएशन। आप कहें नो, जैसे क्रीमिया है, क्रीमिया को भी यूएनओ ने रशिया का पार्ट एक्सेप्ट नहीं किया, इवन चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि वो 2014 में उन्होंने एनेक्स कर लिया था और डिफेक्टो वहां पे वो बैठे। लेकिन वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं करता, उसको लीगल सैंक्शन नहीं है। तो दैट इज वन वे टू लुक एट इट। लेकिन अब अगर आगे की तरफ चलना है तो फिर क्या रास्ता हो सकता है। यू नो यूरोप कैन बाय पीस, बट विल दैट बी ए रियली अप्रोप्रिएट पीस। तो अब यूरोप के पास या यूएसए के पास या नाटो के पास ऑप्शंस क्या क्या बचेंगे, आप देखिए। ऑप्शंस यही बचेंगे कि किसी न किसी तरीके से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव वहां पे जारी रहे, किसी दे विल कीप ऑन सप्लाइंग द वेपन्स, और अगर वेपन्स वो सप्लाई नहीं कर पाते तो यूक्रेन के पास ये ऑप्शन फिर खत्म हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आफ्टर ऑल यूक्रेन के पास जितने भी ऑप्शंस हैं वो बेसिकली इस बेसिस पे ही तो हैं कि यूरोप और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहे हैं मिलिटरली एंड इकोनॉमिकली। अदरवाइज तो ऑप्शंस नहीं है उसके पास, सिंपल। अब आप देखिए रशियन स्ट्रेटेजी क्या रही। रशियन स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है कि उन्होंने कहा कि हमारे कंसर्न्स थे और प्रॉब्ली एट सबकॉन्शियस लेवल दे वांट कि एक ग्रेटर रशिया होना चाहिए। जो तो एक तो ऑफ कोर्स रूस, रशिया इज लुकिंग फॉर दैट गैलोरी, दैट इज ए सबकॉन्शियस रीजन। बट अगर आप देखें ऑस्टन नेवली वो क्या कह रहा है, ऑस्टन नेवली उनका कहना है कि हमारे कंसर्न्स को आपने एड्रेस नहीं किया इसलिए हमको ये एक्शन लेना। पुतिन एक बड़ी क्लियर कट स्ट्रेटेजी के साथ इस लड़ाई में आया। मैं ये नहीं कहता कि वो मिलिट्री प्रिपरेशन के साथ आया, ऑनेस्टली उन्होंने इतना एक्सेप्ट नहीं किया कि कितना लॉस उनका हुआ है। बट ये फैक्ट है कि कन्वेंशनल वॉर में उनकी अच्छी खासी, मतलब अगर मैं हिंदी में लिटरली कहूँ तो मिट्टी पलीत हुई उनकी, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर आप डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखो तो डिसीजन मेकिंग सिस्टम या जो भी डिसीजन उसने लिए हैं उसमें कोई भी इनडिसिसिवनेस कहीं पे भी नजर नहीं आई। जब वो कीव की तरफ चले और वहां से उनको वापस आना पड़ा, उसके बाद उन्होंने ईस्ट की तरफ जो भी किया बिल्कुल एज पार्ट ऑफ द क्लियर कट मिलिट्री स्ट्रेटेजी वो सक्सेसफुल हुए। अब नाउ मिलिट्री एक्शन में अगर रिवर्सेस हुए तो देन इट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट इशू, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन तो दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि उसके पास क्या पोटेंशियल है, कैसे हथियार है, कैसी स्ट्रेटजी है। और उस तरीके से देखो यूक्रेन हैज डन प्रेटी वेल। अब बात ये है कि रूस ने अपने ऑप्शंस, मिलिट्री ऑप्शंस की जहां तक बात करें तो न्यूक्लियर थ्रेट का एक ऑप्शन है। बट जहां तक लेटेस्ट जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो अमेरिका की तरफ से आई हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा। यूरोप एंड यूएसए दे फील कि नहीं ये अभी तक सिर्फ थ्रेट है, क्योंकि जैसे भी न्यूक्लियर वॉर हेड्स मूव करेंगे तो यूएसए इज कैपेबल टू फाइंड आउट कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या उनका इंटेंशन हो सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हो, ये लड़ाई यहीं तक होने वाली थी क्या, या खाली इसी ईस्टर्न
यूक्रेन को कैप्चर करने के लिए रशिया ने ये ऑफेंसिव किया था। और क्या ये जो 3 लाख जो रिजर्विस्ट है जो मोबिलाइज कर रहा है वो इसी पर्पज से कर रहा है? ये तो हम मान लेते हैं कि जो रिजर्विस्ट हैं जो 3 लाख हैं वो बेसिकली जो ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट जो उन्होंने कैप्चर किया है, रेफरेंडम कराया, अपने में मिलाया, इसको होल्ड करने के लिए एक डिफेंसिव बैटल लड़ने के लिए उन्होंने प्लान किया है। बट अगर यही सब करना था तो इसके लिए इतना सब कुछ यू नो मोबिलाइजेशन एंड ऑल दैट करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि रशिया इज एक्सपेक्टिंग कि समथिंग मोर कैन हैपन, एंड व्हाट कैन बी दैट समथिंग मोर, दैट इज ए बिग क्वेश्चन। तो उसमें आता है एक तीसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन इस बात पे डिपेंड है कि जो यूरोपियन या वेस्टर्न ब्लॉक है वो यूक्रेन को कितना सपोर्ट करता है, वो अपना काउंटर ऑफेंसिव जारी रखे, मिलिट्री लॉसेस हों, और मिलिट्री लॉसेस अगर रशिया के होंगे तो ऑब्वियसली फिर किसी न किसी हालत में वो कॉस्ट भी बढ़ाना चाहेगा वेस्टर्न ब्लॉक की। तो ऑन ग्राउंड फैक्ट्स और जो इंटरनेशनल सिचुएशन है वो क्या एक्चुअली असेसमेंट लेके आती है? वो ये असेसमेंट लेके आती है कि रशिया और यूक्रेन का जो बॉर्डर है ये अनस्टेबलाइज ही रहने वाला है। अब जो वेस्टर्न ब्लॉक है, यूएसए इन पर्टिकुलर, जिसने हाइमर्स, मैंने मेरे जो पीछे फोटो है ये बेसिकली हाइमर फायरिंग का है, ये जो वेपन्स दिए हैं उन्होंने साथ में ये इंश्योर किया है, उन्होंने ये कंडीशन डाली है यूक्रेन के ऊपर कि आप रशिया के अंदर नहीं लड़ेंगे, यानी कि जो भी वेपन हम सप्लाई करेंगे, बिकॉज उनकी रेंज ज्यादा है, दे कैन फायर इनसाइड रशिया एज वेल, लेकिन उन्होंने ये कंडीशन डाली है कि आप रशिया के अंदर इनको फायर नहीं करेंगे, बिकॉज उस हालत में क्या होगा, जो रेड लाइन है वो क्रॉस हो जाएगी, एंड वेस्टर्न ब्लॉक एंड यूएसए आर वरीड ऑन दैट अकाउंट के रशिया को। लेकिन साथ में एक बात बिल्कुल तय है कि कन्वेंशनल वार कंटिन्यू रहा तो अट्रीशन होता रहेगा रशिया का, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट, अनलेस वो स्केल अप करता है। 3 लाख रिजर्विस्ट जो आते हैं वो ऑफेंसिव एक्शन में यूज होते हैं, और इसके अलावा अगर यूक्रेन की तरफ से एक एक्शन ज्यादा होता है, हायर लेवल पे जाता है, तो ऑब्वियसली फिर जनरल मोबिलाइजेशन की बात रशिया में आएगी जो अभी तक नहीं आई। अब अगर आप देखें तो रशिया क्या सकता है? ऑब्वियसली एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आ सकता है जैसा उन्होंने चेचनिया में किया था, इन द सेंस के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन का डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मिसाइल अटैक से, प्रिसीजन स्ट्राइक से। और अगर उनको पास ये भी ऑप्शन है कि वो जो सप्लाई लाइन है पोलैंड की तरफ से, वेस्टर्न यूक्रेन और पोलैंड के बीच में जो सप्लाई लाइन है, उस सप्लाई लाइन पे अटैक किए जाए, तो उस हालत में ये भी पॉसिबल है कि लड़ाई फैल जाएगी। और ऑफ कोर्स न्यूक्लियर ऑप्शन की तो बात हम करते ही हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे रशिया कर क्या रहा है? डिप्लोमेटिक लेवल पे आप देखें तो उन्होंने ये कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से जो, पहली बात, जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो डिवाइड हो जाए। टिल नाउ इट हैज नॉट हैपेंड, बट ये रशिया का इंटेंशन था कि जर्मनी को स्पेशली कन्विंस किया जाए कि वो इस लड़ाई में यूएसए के साथ ना जा पाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। नाटो अभी तक एन ब्लॉक है, यूरोपियन यूनियन एन ब्लॉक है रशिया के अगेंस्ट में, और प्रॉब्ली उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो पुतिन की जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, शायद उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब जब ये जो ईस्टर्न पार्ट अगर एनेक्स हो गया तो, और उसको जब काउंटर ऑफेंसिव के लिए जाता है यूक्रेन, तो उस हालत में व्हाट विल बी द रोल ऑफ वेस्टर्न ब्लॉक? Will they say, okay, look, don't cross the red line of Russia? Means they treat that eastern part of Ukraine, which has been captured and annexed by Russia, are they going to treat that as part of Russia or as part of Ukraine? वो एक रेड लाइन है।
और वो ही एक्चुअली डिसाइड करेगा कि ये लड़ाई आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, क्योंकि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कंटिन्यू रहने वाला है। और अगर वो ही एक रेड लाइन है तो वो रेड लाइन डेफिनेटली क्रॉस होने वाली है। और उस हालत में फैक्ट ये है कि ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। अब ये किस डायरेक्शन में जाती है, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट इशू। वन थिंग, न्यूक्लियर थ्रेट को वर्बली कहना या फिर उसको एक्सरसाइज करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। रसिया के पास ये ऑप्शंस भी हैं कि बगैर न्यूक्लियर थ्रेट को यूज किए हुए वो यूक्रेन को, स्पेशली उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसे काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका, लेकिन उसकी मिलिट्री और जो सिविल लीडरशिप है उसको वो टारगेट करे, उसको डिस्ट्रॉय करे। है रशिया के पास ये ऑप्शन। मगर साथ में वेस्टर्न ब्लॉक के पास भी ये ऑप्शन है कि रसिया उस ऑप्शन को एक्सरसाइज ना कर पाए इफेक्टिवली, यूक्रेन की मिलिट्री और सिविल लीडरशिप को क्रिपल ना कर पाए। और ये ही एक्चुअली यूएसए और वेस्टर्न, यूएसए इन पर्टिकुलर चाहता है कि रशिया ये ना कर पाए। एक इंसर्जेंसी वहां पे, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन मे नॉट बी क्लासिकल इंसर्जेंसी, मगर एक ऐसा लो इंटेंसिटी वार वहां पे एस्टेब्लिश हो जाए जिसमें रसिया कंटिन्यूसली ब्लीड करता रहे। और जब वो कंटिन्यूसली ब्लीड करता रहेगा तो सैंक्शंस प्लस कंटिन्यूस ब्लीडिंग, what is going to happen to Russia over a period of time? It will not have a choice. अगर वो चॉइस आएगी भी तो वो चॉइस इस बात से आएगी कि उसकी इकोनॉमी कैसे सस्टेन करती है, और वो काफी हद तक इस बात से डिसाइड होगा कि उसकी वेपन एक्सपोर्ट और एनर्जी एक्सपोर्ट वो कैसे कंटिन्यू रखता है। तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली अभी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करेंगे।